औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 27 है, CDA एंड डिस्कोर्सेज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मीडिया ओवर टाइम हैज़ लेड टू पोलिटिकल सोशलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिशियन इनटू मीडिया पर्सनैलिटीज़ एंड ऑफन सेलिब्रिटीज़। यहाँ पे ये बात हो रही है कि आजकल जो पॉलिटिक्स है और जो मीडिया है वो आपस में मिल चुके हैं, यानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब सिर्फ लीडर नहीं रहे हैं, बल्कि उनको एज अ मीडिया पर्सनैलिटीज़ दिखाया जाता है। और मीडिया पर भी वो ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आप मीडिया पे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है पोलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका मतलब है सियासी सोच या रवैया जो कि मीडिया के ज़रिए डिवेलप होता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो मुताला है ना वो भी अब ज़्यादा हो चुका है। यानी आपने देखा होगा कि अगर हम किसी डिस्कोर्स एनालिसिस, हमारा टॉपिक है, हम किसी चीज़ का डिस्कोर्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहली जो फील्ड आपके माइंड में आती है वो पॉलिटिक्स की आती है कि पॉलिटिक्स से किसी पॉलिटिशियन की स्पीच उठा लेते हैं, कोई न्यूज़पेपर से किसी की कोई जो स्पीच थी उसको ले लेते हैं और उसका डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। तो एकेडमिक्स में इसकी जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है और लोग देखते हैं कि सियासत में किस तरह से लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट का जिक्र है, 9/11। ये एक टेररिस्ट अटैक था जो कि US पे हुआ था, अमेरिका में। अब उन्होंने यहाँ पे बेसिकली इसका जिक्र इसलिए किया हुआ है कि ये वाला जो अटैक हुआ था उसके बाद की जो पॉलिटिशियन की स्पीचेस थी उनमें वो किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते थे। टेररिज्म एज अ सोशो पोलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली एंड यूनिवर्सली। Largely context-based, terrorism cannot really be simplistically defined as systematic use of violence and intimidation to achieve some goal. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन है ना वो सिंपल नहीं है। टेररिज्म को आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बल्कि हर मुल्क और हर कल्चर में ना इसका अपना मतलब होता है, इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट बेस होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो वायलेंस है ना ये सिर्फ किसी गोल के लिए नहीं होता है, टेररिज्म को सिर्फ गोल हासिल करने के लिए वायलेंस कहना गलत होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसमें रिलीजन और इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि टेररिज्म को एज आ प्रोपेगेंडा भी यूज़ किया जाता है। किस तरह से, यानी कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये वाला जो लफ्ज़ है ना टेररिज्म का, ये बहुत दफ़ा प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज़ होता है। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो अपने दुश्मन को बदनाम करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। जैसे आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए वर्ड यूज़ करते हैं यहूदी एजेंट। इस तरह से उनको टेररिज्म ही वो कंसिडर करते हैं, टेररिस्ट ही कंसिडर करते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है ना ये सिर्फ दुश्मन की तरफ से इमेज ख़राब करने के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात किया है कि जो टेररिज्म है वो एक डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन भी है। किस तरह से, यानी जो टेररिज्म है ना वो सिर्फ एक अमल नहीं है बल्कि ज़ुबान के ज़रिए बनाया गया एक तस्वुर है, एक इमेज है, और ये नेगेटिव इमेज है। तो ये ज़ुबान जो है ये इंसानों की ज़िंदगी पर असर डालती है, और ख़ासकर जब वो रिलीजन या आइडेंटिटी से जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व हो, जिस तरह यहूदी एजेंट। तो इस तरह उन्होंने एक नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है यहूदी कह के, तो उनका एक इमेज बना दिया है। किस तरह से ज़बान के ज़रिए ये एक अमल है, यानी कि टेररिज्म। People cannot engage in a war and violence without mediating forcing of discourse. The creation of enemies requires the discursive process of constructing an out-group and distancing that group from the humanity of in-group. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि ज़ुबान इतनी अहम चीज़ है कि हम अपने दुश्मन के बारे में बात करने के लिए, हत्ता के दुश्मन बनाने के लिए भी हम लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग जब जंग या तशद्दुद तभी करते हैं ना जब वो दूसरे को एनिमी बनाते हैं, और एनिमी बनाने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें वो अपने एनिमीज़ को गैर इंसानी दिखाते हैं ज़ुबान के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच एंड पब्लिक डिस्कोर्स। अच्छा जी, इस पे ये बात हो रही है कि जो CDA है ना, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, इसको समझने के लिए एक से ज़्यादा नज़रियात हैं। यानी हर स्कॉलर का इसके बारे में अपना नज़रिया है और हर एक की जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है, और कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो अप्रोचेस हैं वो आपस में किसी तरह से सिमिलर भी हैं। अब अगर पावर की बात की जाए और आइडियोलॉजी, यानी किसी की जो सोच के पीछे कोई नज़रिया होता है, तो सोसाइटी में किस तरह से लैंग्वेज के ज़रिए काम करती है पावर और आइडियोलॉजी।
अगर लैंग्वेज को एज अ सोशल प्रैक्टिस लिया जाए तो सीडीए कहता है कि जो लैंग्वेज है ना वो सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है बल्कि एक सोशल प्रैक्टिस है। यानी लोग ज़बान के ज़रिए सोसाइटी में कुछ काम कर रहे होते हैं, वो किसी को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं, जिस तरह हमने पढ़ा कि एनिमीज़ क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, या लोगों को मुतहद करने के लिए भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह रिसेंटली अभी आपने देखा कि पाक भारत जंग की जो सूरत हाल थी, तो उसमें आपने स्पीचेस में ये सुना होगा कि हमें अभी जो हमारे इख्तलाफात हैं डिफरेंट सियासी जमातों के और पाकिस्तान में भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो सब भूल के हमें मुतहद होना होगा। तो मुतहद करने के लिए भी वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। तो मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच बेसिकली ये है। अब सीडीए जो है ना ये प्रॉब्लम बेस्ड होता है। सीडीए का फोकस किसी एक ग्रामर पॉइंट पर नहीं होता है बल्कि ये प्रॉब्लम को समझने के लिए होता है। कैसे प्रॉब्लम, यानी जैसे रेसिज्म हो गया, वायलेंस हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, पॉलिटिक्स में यही सब होता है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, यानी ज़ुबान के साथ साथ इसमें फिर और भी फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, मीडिया हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जो सीडीए है ना ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। हिस्ट्री किस तरह से, यानी आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी किसी पुराने उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया था माजी में तो उसका जिक्र कर रहे होते हैं, और अगर मुखालिफ जमात के बारे में बात कर रहे हैं तो उनसे अगर कोई मिस्टेक हुई थी तो वो उसको बार बार हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देखिए उन्होंने ऐसा किया था, हम ऐसा करेंगे। इसी तरह से वो लोगों के जो सोच होती है उसके मुताबिक अपनी स्पीचेस कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजी से भी रिलेटेड होती है। तो इस तरह ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, द डिस्कोर्स ऑफ इल्यूजन। द डिस्कोर्स ऑफ इल्यूजन इज एज सच कम्प्लेक्स एज मल्टी फेसेटेड, रिक्वायरिंग appropriately integrated methodological approach to allow closer analysis of how it is realized, including intention of producer, actor, power struggle within social domain, in addition to the socio-political and historical context which influence the individual disparities of experiences। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इल्यूजन का, यानी लोगों का ना रियलिटी का जो तस्वर होता है ना, आइडिया ऑफ रियलिटी होता है, वो उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से और ज़ुबान के इस्तेमाल से बनता है। ठीक है, लोगों का हकीकत के बारे में जो एक इमेज है उनके माइंड में, उस पे वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे और दूसरा उनके ज़ुबान के इस्तेमाल से, किस तरह की वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। यानी हम समझते हैं कि हकीकत वो है जो असल में एक इल्यूजन भी हो सकता है, यानी जिस चीज़ को हम हकीकत समझ रहे हैं ना वो एक इल्यूजन भी हो सकता है जो कि लैंग्वेज और सिंबल्स के ज़रिए बनाया गया होता है। आगे हमारे पास हिस्टोरिक एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है, हिस्टोरिसिटी एंड हैबिचस, ये दो टर्म्स हैं। The unconscious or conscious reconceptualization of historical incidents in an attempt to situate and present specific instance of current reality, often in relation to future. Linguistic and semiotic action, subjective conceptualizations of the world given arise certain linguistic and semiotic action, often through metaphorical rhetoric। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने दो बातें बताई हैं। सबसे पहले तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जो रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है ना हिस्ट्री की, तो वो एक अटैम्प्ट होती है, वो एक कोशिश होती है प्रेजेंट स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ करंटली रियलिटी ऑफन इन रिलेशन टू द फ्यूचर, यानी जो करंट सिचुएशन होती है ना उसको फ्यूचर के साथ रिलेट किया जा रहा होता है, और लोग जो होते हैं वो गुजरी हुई चीज़ों को याद करके ना उन्हें आज की रियलिटी में दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं हिस्टोरिसिटी, यानी कि तारीखी पस मंज़र, और इस तरह से हैबिचस का मतलब होता है आदतें और जो समाजी रवायात होती हैं, रस्म व रवाज होते हैं माशरे में। हैबिचस का मतलब होता है ना कि आम रवायात जो आदात होती हैं ना सोसाइटी में, जो वक्त के साथ साथ डिवेलप होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इमीडिएसी यानी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये मतलब होता है कि लोग अभी के वक्त में ना पास्ट को लाकर यूज़ कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमीडिएसी। स्ट्रक्चर इमीडिएसी, यानी अभी के वक्त को पुरानी बातों के साथ जोड़ना। जिस तरह मैंने आपको पॉलिटिशियन की एग्जांपल दी। लिंग्विस्टिक एंड सिम्योटिक एक्शन, तो जब लोग अपनी सोच को ना कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं ना, तो वो उससे लैंग्वेज और सिंबल के ज़रिए ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यानी हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़बान की ज़रूरत होगी। अब ये काम जो है ना वो अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो सिंपल लैंग्वेज में तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते, बल्कि वो उसके लिए मेटाफर्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्लोगन्स यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इस्तेमाल लैंग्वेज का ही होता है, लेकिन वो भी फिर स्ट्रेटजिकली होता है, यानी स्लोगन्स के ज़रिए और मेटाफर्स के ज़रिए। क्रिटिकल मेटाफर एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल मेटाफर एनालिसिस का ये मतलब होता है
कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल या जो इमोशनल डिस्कोर्स होता है ना, उसमें मेटाफर यूज़ होते हैं। जैसे मेटाफर्स किस तरह से, जो इमरान खान जिस तरह यूज़ करते हैं नया पाकिस्तान, इस तरह से अगर हम यूएस की एग्जांपल लें तो वार ऑन टेरर, एनिमीज़ ऑफ पीस, तो इस तरह के मेटाफर्स का यूज़ किया जाता था। तो ये मेटाफर्स जो होते हैं ये लोगों के ज़हनों में ना इमेजेस क्रिएट करते हैं, तो इसे कहते हैं सीडीए जो होता है वो इसे एनालाइज करता है। सोशल इम्पैक्ट, कैटेगराइजेशन और स्टीरियोटाइप्स, यानी लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है ना, ये लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। जैसे ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट हैं, ये नेशनलिस्ट हैं, इस तरह से लैंग्वेज के जरिए लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और ये जो कैटेगराइजेशन होती है ना, ये लोगों को उनकी पहचान और सोच के मुताबिक डिवाइड करती है। यानी इनकी ऐसी सोच है तो ये टेररिस्ट है, और उनकी जो पहचान है, जो वो आइडेंटिटी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब सीडीए एनालिसिस में ना कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कुछ टूल्स का जिक्र है, तो इनको आपने देख लेना है। टेम्पोरल रेफरेंसेस, मेटाफर, टोपाई। अच्छा, टेम्पोरल रेफरेंसेस का मतलब होता है ना वक्त के इशारे होते हैं। मेटाफर्स जो होते हैं या टोपाई या आर्गूमेंट्स होते हैं, रीजनिंग होती है। इस तरह से इंसोनेशन यानी इशारे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन यानी किस तरह से कोई अपनी पहचान बनाता है ज़बान के ज़रिए। तो ये सारे टूल्स होते हैं सीडीए एनालिसिस के लिए। अगला हमारे पास टॉपिक है डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पे अमेरिका का जो वार ऑन टेरर का नारा था ना, 9/11 अटैक हुआ था, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एक पावरफुल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की थी, वार ऑन टेरर उसे नाम दिया था। और इस कैंपेन में ना लोगों के जो इमोशंस थे उनको फैक्ट के साथ मिलाकर एक नया अपना नैरेटिव बना लिया था। यानी उस टाइम जो लोग थे इस टेररिस्ट अटैक के बाद, तो वो इमोशनल थे। इमोशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट यानी हकीकत को ज़ुबान के साथ, जज्बात के साथ मिलाकर पेश करना। तो बुश की जो स्पीचेस थी ना और उनका जो रेटरिक स्टाइल था ना, बुश ने अपनी स्पीचेस में लैंग्वेज का ऐसा स्टाइल यूज़ किया था जो लोगों के जहन पर असर करे। ठीक है, उसने टेक्निक्स कुछ यूज़ की थी, कुछ रेटिकल स्ट्रेटजीज़ यूज़ की थी। जैसे रेडिकल स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है ना कि ऐसी ज़बान या ऐसा अंदाज़ जो सुनने वाले पर गहरा असर करे। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बिल्ड की थी, अपना एक नैरेटिव बनाया था। और बुश की जो स्पीचेस थी उनका पर्पस उस टाइम क्या था, ये वाला आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है कि उसका एम क्या था। तो पब्लिक को कन्विंस करना था सबसे पहले तो, और दूसरा अपनी गवर्नमेंट और जो वार के प्लान थे ना उनको सपोर्ट करना था। और तीसरा उसका जो पर्पस था वो ये था कि टेररिज्म को सिर्फ ईवल का नाम देकर ना दुश्मन को एक इमेज में फिट कर दी जाए, अवाम की ज़हनों में ना दुश्मन का एक इमेज बना दिया जाए। ठीक है, अब जिस तरह पाक भारत जंग में भी मीडिया में जो इंडिया के बारे में बात हो रही थी, तो उसका भी एक पर्पस ये था कि इंडिया के बारे में, दुश्मन के बारे में हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए। अब बुश की जो स्पीचेस थी ना उसके 3 पीरियड्स बताए गए यहाँ पे, तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से पीरियड थे। पहला जो पीरियड था ना वो था प्री वार पीरियड, 11 सितंबर से 11 दिसंबर 2001 तक। तो ये वो टाइम था कि अटैक के फ़ौरन बाद वाला टाइम, और इसमें जो पब्लिक थी वो भी बहुत इमोशनल थी। और इसमें बुश ने अपनी स्पीचेस में रिवेंज, जस्टिस और गुस्से जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। सेकंड जो पीरियड था ना वो था बिल्ड अप पीरियड, बिल्ड अप टू वार। तो ये पीरियड था जनवरी 2002 से मई 2003 तक, और इसमें इराक को टेररिज्म से जोड़ना शुरू किया गया था। और इसमें जो वार है ना उसको रीज़न बनाया गया था। और ये वाला जो स्टेज था ना वो प्रोपेगेंडा और सपोर्ट बिल्ड करने का टाइम था। फिर हमारे पास थर्ड जो टाइम पीरियड है वो था पोस्ट वार पीरियड, यानी जंग के बाद वाला पीरियड। ये जुलाई 2003 से 2006 तक था। और ये जंग ख़त्म हुई तो स्पीचेस की टोन भी चेंज हो गई थी, और इसमें जो फोकस था वो डेमोक्रेसी पे था, और डेमोक्रेसी लाएंगे और वार को जस्टिफाई करने पे फोकस था। तो ये 3 टाइम पीरियड थे। उसके बाद बुश ने ना टेररिज्म को एक ईवल का नाम दिया था, और एन एक्सप्लिसिट लिंक वाज मेड बिटवीन इराक। अच्छा, ये सेकंड टाइम पीरियड की बात हो रही है। और फिर बुश ने क्या किया था कि टेररिज्म को ना एक ईवल का नाम दिया था, और उन्होंने ओसामा बिन लैडेन को ईवल का सिंबल बनाया था। और जैसे बाइबल में भी गुड वर्सेस ईवल होता है, इसी तरह से अब उनकी लाइंस क्या थी, 1000 ऑफ लाइव्स वर एंडेड बाय सिविल एक्ट्स, दे आर फ्लैट ईवल, वी सा द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इस तरह के उन्होंने जो जुमले हैं वो अपनी स्पीचेस में इस्तेमाल किए थे। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बार्बरिज्म का। देयर इज़ अ ग्रेट डिवाइड इन आवर टाइम बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। द सिविलाइज्ड वार इज रेलिंग ऑन अमेरिकन साइड्स, वी गेव
वी वैग अवार्ड टू सेव सिविलाइजेशन। अच्छा, इसमें बुश के मुताबिक ना ये लोग बारबरिक हैं, यानी इनके पास रूल्स नहीं है। इसका बारबरिक का मतलब था कि इनके पास रूल्स नहीं है और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं। देयर वाज अ वार बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म, और इन सिविलाइजेशन और बारबरिज्म के दरमियान जंग होनी चाहिए। तो ये स्टाइल था। उसके बाद काउबॉय स्टाइल भी था, लीडरशिप इमेज के बारे में भी बात हो रही है। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें ये था कि बुश ने ना अपने आप को ऐसे लीडर के तौर पे दिखाया था कि मतलब हम लोग जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम ज़्यादा ज़ोर से जवाब देंगे। ठीक है, काउबॉय स्टाइल ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये बताया गया है कि उसमें फिर अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप को एक ही शक्ल दे दी गई थी। तो ये सब एक जैसे हैं और एनमीज़ का एक इमेज बनाया गया था। फिर ना बुश ने रिवेंज को भी एक मॉरल कवर दे दिया था, यानी वो बदला लेना चाहते थे लेकिन कॉस्मिक स्ट्रगल कहते थे, जैसे एक होली वार हो और इसमें कोई भी ईविल ना हो। तो ये सारी जो बुश की स्पीचेज हैं उनके बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्री टेक्स्ट फॉर वार। Retributive justice and revenge did not prove legitimate enough reason to take any kind of definitive action. अब जब 9/11 का अटैक हुआ ना तो लोगों में गुस्सा और बदला लेने का एक जज्बा था, लेकिन रिवेंज जो था ना और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये वाले जो एक्शन थे इसके लिए कोई रीज़न नहीं थी, उस टाइम कोई रीज़न नहीं बन सकी थी। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि वो इंसाफ जिसमें किसी के बुरे अमल को ना उसका बदला दिया जाए। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे कोई कानूनी रीज़न नहीं बन सकी थी। अब उस टाइम ना जो 9/11 इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी ना उसने 9/11 के ज़िम्मेदारों को बिना सबूत के कंडेम्ड किया था, लेकिन आगे क्या करना है इस बारे में कन्फ्यूजन थी। तो इस पॉइंट पर जो टेररिज्म है ना उसका एक नया चेहरा सामने आया था, एक डिस्कर्सिव शिफ्ट के तौर पे, जिसमें टेररिज्म को वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ लिंक किया गया था। अब बुश ने कहा था टेरर सेल्स और आउटला रिजाइम्स एक ही ईवल के चेहरे हैं, और यानी जो लोग टेररिज्म में शामिल हैं ना और जो गवर्नमेंट के WMDs बन रहे हैं ये दोनों एक ही सेम ईवल का हिस्सा हैं। और ये एक पावरफुल प्रोपेगेंडा था, और ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसने लाइन यूज़ की थी बुश ने। अब टेररिज्म को ना न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल डेंजर के रूप में भी प्रेजेंट किया गया था। टेररिज्म इज़ कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। ये आप हाईलाइट कर लीजिए, MCQs में आ सकता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बुश ने ना एक टोपोज या एक लॉजिक बनाई थी, अटैक वर्सेस सेल्फ डिफेंस, यानी अगर वो हमारे एलियंस पर हमला कर सकते हैं ना, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नतीजा कैटास्ट्रोफिक होगा, यानी कि बहुत तबाह कौन होगा अगर हम कुछ नहीं करते तो। इसी तरह से उसने रिपीटिशन और एक्सग्रेटेड लैंग्वेज का यूज़ किया था, यानी वर्ड अटैक को बार बार यूज़ किया। इसी तरह से एक्सग्रेशन के लिए उसने कैटास्ट्रोफिक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब इमोशनलाइजेशन ऑफ इवेंट्स को अगर हम देखें ना, यानी वाक़े को ज़्यादा उसने ड्रामा और सेंसेशनल बना के दिखाया था। इसी तरह से उसने एलियंस को स्पोर्ट के लिए किस तरह से कन्वेंस किया था, स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, इमोशनल ज़ुबान और फियर बेस्ड नैरेटिव यूज़ किए थे। एलियंस हमारे साथी हैं और हमें सपोर्ट दें, और वार को एक उसने प्रोग्रेसिव और ज़रूरी स्टेप दिखाया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ वार। अब उसने जस्टिफाई कैसे किया था वार को। अब जब इराक में ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले ना तो बुश ने कहा कि ये जंग जो है ये डेमोक्रेसी के लिए थी, और इराक को ना डेमोक्रेसी का उन्होंने एक चिराग बना के दिखाया था। यानी बुश ने इराक पर हमले को ना एक बोल्ड एफर्ट बताया था, जैसे कि ये वार टेरर का नेक्स्ट स्टेप हो, और उसने टेररिज्म को एक टोटलिटेरियन सिस्टम बना के दिखाया था जहाँ पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती है। अब टेररिज्म को ना एक उसने सैवेज एक्ट और एक फ्रीडम को रोकने वाली चीज़ के तौर पे दिखाया था। टेररिस्ट को ऐसे दिखाया था कि वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी की राह में रुकावट है। तो ये सारा कुछ उसने अपनी स्पीचेस के ज़रिए लोगों के माइंड में इमेज बनाया था। टेररिज्म की डेफिनेशन जो है ना वो किस तरह से इवॉल्व हुई है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले जो है ना टेररिज्म को समझा जाता था एक ईवल और एक बारबरिज्म के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद WMDs बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद टेरनी से लिंक किया गया, और अब जो है ना टेररिज्म को डेमोक्रेसी का ना होना इसको कहते हैं टेररिज्म। फिर यहाँ पे टोटलिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो रही है, परस्यू विद कंज्यूमिंग ज़ील एंड विदाउट कॉन्सिस। इसका ये मतलब है कि डेमोक्रेसी की जो जीत है ना वो टेरर की हार उसको बताया गया था कि अगर ईरान और अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी फेल हुई तो टेररिज्म की जीत होगी, और अगर फ्रीडम फेल हुई तो टेररिज्म भी जीत जाएगा।
अब ये जो एक है ना, ये एक मॉरली लोडेड फ्रेमिंग की गई थी, उसको डेमोक्रेसी के साथ लिंक करके डेमोक्रेसी को अच्छा दिखाया गया था, और बाकी सब जो हैं वो टेररिस्ट हैं। टेररिज्म को एक फैंटेसिज्म के तौर पे और रेडिकलिज्म के साथ भी जोड़ा गया था। फैनेटिक्स जैसे ना, मतलब एक फैंटेसी सी क्रिएट की गई थी, दीवानगी क्या तक यानी, और रेडिकल्स यानी एक्सट्रीम, और एक एक्सट्रीम सोच रखने वाला जो नज़रिया होता है। अच्छा, अब जो है ना, बुश ने अपने दुश्मन के ग्रुप्स को हमेशा नेगेटिव इमेज उनका एक दिखाया है। किस तरह से, यानी बुश का ये कहना था कि उसने ना उनकी रियलिटी को डिसक्रेडिट किया और अपने इमेज को सही हमेशा दिखाया है। अपील टू हिस्ट्री को अथॉरिटी बनाया गया। बुश ने कहा था कि हिस्ट्री ने हमेशा साबित किया है कि डेमोक्रेसी जीत करती है, और यानी डेमोक्रेसी जीत जाती है, और जो टायरनी है वो फेल होती है। और ये उन्होंने हिस्ट्री को एक मॉरल जज बना के यूज़ किया था। जिस तरह आप मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल स्पीचेस में लोग हिस्ट्री की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको अपने नज़रियात के साथ जोड़ के अवाम की हिमायत हासिल करते हैं। टेररिज्म को मल्टीपल चेहरे उन्होंने दिखाए थे, उसको एक ईवल दिखाया, बारबरिज्म दिखाया, टायरनी, WMDs, फैंटेसिज्म, इस तरह से उसको उससे रिलेट कर दिया था। और ये सब प्रूव करता था कि टेररिज्म जो है ना वो एक स्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव टर्म है। ठीक है, अब टेररिज्म जो है ना वो सिर्फ एक लफ्ज़ है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। इस तरह से वाइट बैग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है। उनका ये कहना था कि टेररिज्म एक सब्जेक्टिव लफ्ज़ है, जिसका मतलब है हर शख्स के लिए अलग हो सकता है, यानी ये असल में एक टूल है जिसे पावर वाले अपने फ़ायदे के लिए अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टेररिज्म का। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। अच्छा जी, अगर फ्यूचर डायरेक्शन की बात की जाए तो हर वक्त के ना सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक टेररिज्म का मीनिंग बदला है। यानी कभी इसको ईविल कहा गया, कभी WMDs बनाने वाले लोग थे, कभी इसको टायरनी और एंटी डेमोक्रेसी का सिंबल कहा गया। तो अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल रियलिटी बनाने के लिए यानी किस तरह से किया जाता है, यानी बुश जैसे जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपनी स्पीचेस में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जो रियलिटी को शेप करती थी। मतलब उनकी बात सुनकर लोगों को लगता था कि यही सच है, ये सच कह रहे हैं। अब उन्होंने यूज़ किया रेट्रिकल स्ट्रेटजीज़, उसके अंदर किस तरह से उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जो लोगों पे असर कर सके। लेक्सिको सिंथेटिकल टूल्स, यानी कि लफ्ज़ों और ग्रामर का पावरफुल यूज़ वक्त के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इस तरह से सेमेंटिको प्रैग्मेटिक टूल, यानी मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को आपस में मिला के यूज़ किया। अच्छा, टेररिज्म की जो एवोल्यूशन है ना वो कैसे हुई, इसके 3 स्टेजेस हैं। एक है हमारे पास प्री टेक्स्ट का ये मतलब है, ये वो वाला स्टेज था यानी कि बहाना तैयार किया गया। फिर वार इन प्रोग्रेस, जंग उसमें जो है वो कंटिन्यू थी। ब्लेम और जस्टिफिकेशन, यानी बाद में रीज़न समझा दी गई। अब हर डिस्कोर्स ना किसी आइडियोलॉजी और कल्चर से जुड़ा होता है। जब भी कोई नैरेटिव बनाया जाता है ना, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप की सोच और कल्चर और हिस्ट्री को उसमें यानी इन सब चीज़ें उसमें होती हैं, और ये लोग दुनिया को जैसे दिखाते हैं ना उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं। मतलब इनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है ना कि उसके मुताबिक एक्शन ले रहे होते हैं। हैबिचस और कॉन्टेक्स्ट का अगर रोल देखा जाए तो ऐसे शख्स का जो हैबिचस होता है ना, यानी जो किसी की आदतें होती हैं, उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, और इस तरह से उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो दोनों मिलकर एक तय करते हैं कि वो कैसे सोचते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी उसकी यानी एक शख्स की जो आदतें होती हैं, ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग होती है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलकर उसके एक्शन को डिसाइड करती है। अब आगे हमारे पास एक सिंगल मेथड ऑफ एनालिसिस से ये बताया गया कि पॉसिबल नहीं होता। टेररिज्म और वार जैसे डिस्कोर्सेज इतने कम्प्लेक्स और लेयर्ड हैं कि एक ही रिसर्च मेथड से उनको समझना मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरह यहाँ पे सेले एंड कार्टर का कॉन्सेप्ट बताया गया है, सोशल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। अब इसमें स्ट्रक्चर, एजेंसी और कल्चर का मिलाप होता है। इंडिविजुअल हिस्ट्री भी मीनिंग को शेप करती है। Perhaps one could even say that by itself a single methodological approach may not be enough to analyze such historically and ideologically textured discourse. The social world is complex and symbolic, comprising structure, agency, and culture. The state-field nature of the social world, then, as well as its complex and emergent feature, makes it impossible to apply a single approach to analyzing it. यहाँ पे उन्होंने ये बात की है, सबसे पहले तो हर शख्स की ना अपनी हिस्ट्री और बैकग्राउंड होता है, और वो किसी भी सोसाइटी से है क्या सोच रखता है, इस सब का असर होता है कि वो
दुनिया को कैसे देखता है। फिर अगर सोशल एक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ को डिफ़ाइन, यानी जो सोशल लोकेशन होती है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिफ़ाइन करती है, यानी आप किस क्लास से, किस कम्युनिटी से, किस बैकग्राउंड से हो, ये तय करता है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप किस आइडियोलॉजी के साथ ग्रो करोगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये सब था। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।